हेलो दोस्तों, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपने रेसलर्स प्रोटेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने इन कुछ रेसलर्स के नाम जैसे कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में ज़रूर सुना होगा। अभी रिसेंटली 28 मई में जब हमारे न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था तो उसी दिन दिल्ली पुलिस हमारे मेडलिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह घसीट कर वहां से जंतर मंतर से भगाया गया। तो ऐसा क्या हुआ है कि हमारे रेसलर्स के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है या आज नौबत ये आ गई है। चलिए आज इसी वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इशू है क्या। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसी साल के जनवरी में कुछ रेसलर्स जंतर मंतर पर आकर बैठ गए धरने पर और ये डिमांड करने लगे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कुछ लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और उनके अगेंस्ट वो एक्शन चाहते थे। वो ये चाहते थे कि कोई एक्शन होना चाहिए। उस टाइम पे हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी जिसको हेड करी थी एक रिनाउंड एथलीट और राज्यसभा मेंबर भी पीटी उषा। उस कमेटी का मैंडेट क्या था? उस कमेटी का मैंडेट था कि आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है, उसके बेसिस पे आगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा। रेसलर्स को ये मंजूर था और वो अपने अपने घर चले गए और अपने खेल में लग गए। लेकिन जैसे जैसे उस कमेटी ने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए और जैसे जैसे उनको रेसलर्स को पता चलने लगा कि कमेटी की रिपोर्ट किस डायरेक्शन में जा रही है और उनको ये फील होना स्टार्ट होगा कि ये कमेटी की रिपोर्ट बायस्ड है और ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट नहीं वर्डिक्ट आने वाली है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने इन ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के अक्यूज किया था, उन लोगों के ऊपर भी क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गया कि आपने पैसे लेकर या पॉलिटिकल मोटिव के लिए जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश की है। तो ऐसे में रेसलर्स ने ये डिसाइड किया कि इस तरीके से कमेटी की रिपोर्ट हमें एडमिट नहीं है, वी हैव टू गो एंड फाइल एन एफआईआर। तो सिंपल सा केस था कि उन्होंने सोचा कि अब हम जाके ब्रिजभूषण के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। अब जब ये दिल्ली पुलिस के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर इशू क्या होता है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है फॉर रीजन अननोन टू अस। दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। जब वहाँ पर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिखते हैं फिर ये लोग जंतर मंतर पर फिर से आकर बैठ जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि ब्रिजभूषण के अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद तब भी दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, ये कंटिन्यू करते हैं प्रोटेस्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल जो कि एक वेरी रिनॉन्ड पॉलिटिशियन एज वेल एज एडवोकेट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट किया कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो इस के बाद फाइनली आफ्टर 7 days ऑफ प्रोटेस्ट एफआईआर रजिस्टर होती है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में ब्रिजभूषण शरण है कौन, जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर है यहाँ पर। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक्चुअली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 6 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी से। ये एक स्ट्रॉन्गमैन कहलाए जाते हैं। स्ट्रॉन्गमैन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं, क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर्ड हैं और खुलेआम इन्होंने कई बार ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि मेरे से एक आदमी की मौत हो गई थी और वो खुलेआम इनकी वीडियो थे जिसमें वो किसी को मार रहे हैं, पिट रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती थी। तो वो एक स्ट्रॉन्गमैन है और उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन भी ना करें तब भी वो इंडिपेंडेंट भी जीत सकते हैं। शायद इसीलिए भी बीजेपी की यूपी की पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बयान इनके अगेंस्ट नहीं देखा होगा। ना सपा ना बसपा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके अगेंस्ट नहीं बोल रही है क्योंकि उनको पता है कि ये जिसकी साइड भी रहेंगे वहां से गोंडा साइड से विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट तो जीत ही जाएंगे। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल क्लाउड। तो इससे पता चलता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग मैन हैं और कितने पावरफुल आदमी हैं एंड दीज पीपल आर अप अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल पर्सन। इसके साथ साथ हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हाउ ही यूज्ड टू फंक्शन इन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो ये बताते हैं कि ये जिस भी जगह ऑर्गेनाइज किया जाता था, कोई भी अखाड़ा ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो वहीं पर ये प्रेजेंट रहते थे और वहाँ पर एक सिंहासन की तरह सफ़ेद सोफा डालकर बैठे रहते थे और उस
उसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मान लो रेफरी ने कोई पॉइंट नहीं दिया या पॉइंट के लिए गलत हो रहा है, तो ब्रिजभूषण लास्ट से रहता था। इवन ये भी कहा जाता है कि वो इस तरीके से रेसलिंग ऑर्गेनाइज करते थे कि वो अपने गेस्ट को बुलाते थे और जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है उसको बीच में रुकवा के उनका आशीर्वाद दिलवाना और ये सब चीज़ें चलती थी। तो इस चीज़ से एक बात कहा जा सकती है कि ही वॉज इन अ कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनके कहे के बिना कुछ भी नहीं होता था वहाँ पर। तो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन एज वेल एज रेसलिंग के एब्सोल्यूट कंट्रोल में थे। अब इसके बाद आते हैं कि एक्चुअल में एलिगेशंस हैं क्या। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस हैं, अच्छा मेन पॉइंट ये है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन है, इट्स नॉट रेप। तो इस केस में क्या होता है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी और उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि ये जो है लड़कियों का सांस चेक करने के लिए उनकी ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रखते थे, उनके कंधे के ऊपर हाथ रखते थे, उनके बॉडी शेमिंग करते थे। जैसे एक बार विनेश फोगाट को बोल रहे थे कि ये तो कहीं से लड़की लगती ही नहीं है, मर्द लगती। इस टाइप का उनका एटीट्यूड था। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि व्हेन ही इज नॉट अ कोच और वो कोई मेडिकल टीम से नहीं है, तो उनको क्या जरूरत है जाकर किसी की सांस चेक करने की, या जाकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं लड़कियां तो वहां पर जाके घूमने के लिए। आपका काम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आप उस रोल को निभाइए। तो यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है कि उनको ये सब चीजें करने की जरूरत भी क्या थी अगर उन्होंने किया है तो। लेकिन अब पॉइंट क्या होता है, अब एलिगेशन लगे हैं तो उसके काउंटर एलिगेशन भी आएंगे। तो सबसे पहला काउंटर एलिगेशन ये है कि जो प्लेयर्स हैं ये ट्रायल्स नहीं देना चाहते। जो ओलंपिक मेडलिस्ट जो अभी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, जैसे कि विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है और साक्षी मलिक है, यही मेन जो फेसेस हैं अभी प्रोटेस्ट के, ये लोग डायरेक्ट ओलंपिक्स में एंट्री चाहते हैं। नॉट जस्ट ओलंपिक, जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, दे वांट्स अ डायरेक्ट एंट्री टू दिस कॉम्पिटिशंस। वो नहीं चाहते कि हमारा कोई ट्रायल होना चाहिए के बिना, नेशनल गेम्स खेलने के बिना उनको डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है कि जितने भी स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने ये बात क्लैरिफाई की है कि जो भी ट्रायल्स हुए हैं ये तीनों, इनफैक्ट सारे जो ओलंपिक अवार्डी जितने भी मेडलिस्ट हैं वो सब जाते हैं उस ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तभी दे हैव इम्प्रूव्ड देमसेल्फ कि वो इतने केपेबल हैं कि वो अवार्ड ला सकें, मेडल्स ला सकें। अभी रिसेंटली जनवरी के अंदर भी एक ट्रायल हुआ था, उसके अंदर विनेश फोगाट गई थी, साक्षी मलिक इंजर्ड थी इसलिए वो नहीं गई थी, बजरंग पुनिया नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से परमिशन ली थी। अब जब परमिशन ली है तो उसके बाद वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ट्रायल्स अक्रॉस द ईयर चलते रहते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट करने वाली बात ये है कि जब वो जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स बोल रहे हैं कि वो नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ट्रायल्स भी दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि एक रेसलर को करना चाहिए, नॉर्मल रेसलर एज वेल एज अ सेलिब्रिटी रेसलर। तो ये एलिगेशन कहीं पर स्टैंड करता हुआ दिखता नहीं है एज पर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, जिनकी वेरासिटी जो है वो एक रेप्यूटेड स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो यहाँ ये क्लेम हमें लगता है कि फीका है। इसके साथ एक क्लेम जो है जिसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेट है, वो ये है कि हरियाणा लॉबी की बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो यूपी के हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ही वांट्स टू प्रमोट यूपी के अक्रॉस द इंडिया के जितने भी रेसलर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। और जैसे कि महाराष्ट्र के, राजस्थान के, एमपी के, यूपी के, इनके सबके रेसलर्स को वो प्रमोट करते हैं और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। जैसे नरसिंह यादव है और या योगेश्वर दत्त हैं, ये सब मेडल्स लेकर आए हैं, ये हरियाणा से नहीं है। अब हरियाणा जनरली ऐसा होता है कि जब आप किसी एरिया के रहते हैं और उनका दबदबा रहता है तो वो है कि हमारा दबदबा बना रहे ताकि कंपटीशन कम हो जाए। अक्रॉस कहीं भी आप जाते हैं तो आप यही चाहते हैं कि कंपटीशन कम हो जाए और हमें जो है इजी वे आउट मिल जाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट मुझे लगता है कि उनका हो सकता है कि हरियाणा लॉबी या हरियाणा के पहलवान इस चीज को उठाना चाहते हैं। इसलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के साइड से ये एलिगेशन भी लगाया गया कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सिर्फ हरियाणा के रेसलर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट इसका काउंटर भी है, जो रेसलर्स लोग हैं वो ये बोलते हैं कि बिकॉज ये लोग जो रेसलिंग में आते हैं ये सब ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर लड़कियों को जनरली बाहर निकलने नहीं दिया जाता, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं।
तो उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो खुलकर जो है प्रोटेस्ट में आ सकें, लेकिन वो फ़ोन के थ्रू उनको बता रहे हैं। इसमें भी यही पॉइंट है कि अगर वो फ़ोन के थ्रू बता रहे हैं तो वो जाकर किसी को प्रूफ क्यों नहीं दे देते या कमेटी को प्रूफ क्यों नहीं दे देते। फैक्टर यहाँ पर एक और है जो है नवीन जिंदल, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हरियाणा के कांग्रेस के नेता भी हैं, और दीपेंद्र हुड्डा जो कि पूर्व सीएम ऑफ हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। अब हरियाणा लॉबी में इनकी चलती है और ये चाहते हैं कि फिर से इसके अंदर एंट्री मारी जाए। बृजभूषण शरण सिंह जो है वो ये काउंटर कर रहे हैं कि वो इनको आने नहीं देना चाहते और ये जो है ये एंट्री करना चाहते हैं। इस बात में एक तरीके का ट्रूथफुलनेस भी लगती है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा से जो है काफ़ी इनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रही है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि 1970 के अंदर जो इंदिरा गांधी के बहुत बड़े मिनिस्टर थे वो एक बार रेसलिंग के अखाड़े में गए थे तो उनकी धोती खोल दी थी। इस तरीके की इनडिसिप्लिन थी। तो वहाँ पर बृजभूषण जो कि खुद में एक स्ट्रॉन्ग मैन है, उन्होंने इनको कंट्रोल में भी किया, डिसिप्लिन भी किया, और वो इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में उन्हें इसलिए वो चाहते हैं कि हरियाणा लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इन रेसलर्स ने इसलिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हो या करवाया जा रहा हो, सो दैट कि यहाँ पर एक तरीके से हरियाणा को पीछे किया जाए, हरियाणा लॉबी को पीछे किया जाए और यूपी लॉबी को आगे लाया जाए। और इसका अभी क्या है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन होने वाले हैं। बृजभूषण ऑलरेडी 3 टर्म्स कर चुके हैं और यहाँ एज अ रूल है कि आप 3 टर्म से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जब आप 3 टर्म से ज़्यादा नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई और रेसलिंग फेडरेशन का चेयरमैन बनेगा। अब कहा यह जा रहा है कि बृजभूषण अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं। उनके परिवार के सब लोग किसी न किसी फेडरेशन के चेयरमैन बने बैठे हैं। परिवार के बात कह सकते हो नहीं कह सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हरियाणा लॉबी ये चाहती है कि अब बृजभूषण का टेन्योर खत्म हो और अब हमें यहाँ पर आना चाहिए, और यूपी लॉबी ये चाहती है कि बृजभूषण ये चाहते हैं कि उनका बेटा फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बन जाए। अब ये तो इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ है, इस चीज़ में कुछ वेरासिटी, कुछ ट्रुथफुलनेस है या नहीं। अभी के लिए ये सिर्फ एलिगेशंस है। इसके बाद बृजभूषण ये कहते हैं कि आपने प्रूफ क्या दिया है, मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, इसका कोई प्रूफ कहाँ है। देखो, इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का आप प्रूफ देना बहुत ही मुश्किल है। आप एक बार होता है किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ऐसा थोड़ा कैमरा लेके जाएंगे या किसी को विटनेस को लेकर जाएंगे कि तुम पहले देखो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है ये बता पाना कि वो एक्चुअल में ऐसा कर रहे थे या नहीं कर, इसका प्रूफ दे पाना बहुत मुश्किल है। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि द जज हैज टू रिलाई ऑन द विटनेसेस की क्लेम्स और जिसने अक्यूज किया है उसकी स्टेटमेंट की वेरासिटी चेक की जाती है। अगर आपने एक मूवी आई है एक बंदा ही काफी है, वहां पे आसाराम बापू के ऊपर ये एलिगेशन गए थे, वहां पर भी सेम बात ये हो रही थी कि आपके पास प्रूफ क्या है। लेकिन उस केस के ट्रायल में भी यही हुआ था कि जो उसकी स्टेटमेंट थी उसकी वेरासिटी चेक की गई थी कि ये सच बोल रही है, लड़की है झूठ बोल रही है, इस चीज को चेक किया गया था। तो अगर बृजभूषण ये बोलते हैं कि कोई प्रूफ दिया जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये ट्रायल के अंदर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी ट्रुथफुलनेस को चेक किया जाएगा। अब कुछ लोगों ने अभी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है कि ये जो अरेस्ट जो एफआईआर हुई है ये पॉक्सो एक्ट के अंदर ही है। पॉक्सो एक्ट क्या है कि आपका जब 18 ईयर से कम जिनको नाबालिग कहते हैं उनके साथ अगर कुछ ऐसा मिसकंडक्ट होता है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है, तो पॉक्सो एक्ट होता है। और ये बहुत ड्रैकोनियन एक्ट है। ड्रैकोनियन एक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी सेम आसाराम बापू जी के केस में भी यही हुआ था कि उस केस में भी पॉक्सो एक्ट लगा था और उनके लिए मुश्किल हो गया था कि देश के सबसे बड़े लॉयर राम जेठमलानी तक आकर अपना जोर लगा के चले गए थे, लेकिन उनको बेल नहीं मिली थी क्योंकि वो पॉक्सो एक्ट इतना स्ट्रांग है और हर कोई ये चाहता है कि पॉक्सो एक्ट ना लगे। शायद यहीं से हम ये भी लिंक कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस स्टार्टिंग में एफआईआर क्यों नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं उनका ये भी कहना है कि अगर कोई पॉक्सो एक्ट होता है जिसके अंदर की जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स से कम है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो
ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये डिसाइड करे कि वेदर ही हैज़ टू गो अहेड विद द अरेस्ट और नॉट। तो इस केस में जनरली अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो उसका सबसे पहले अरेस्ट होता, उसके बाद देखा जाता कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैन है और ऑब्वियसली स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, इसलिए इनके वो अरेस्ट नहीं किया गया। अभी के लिए ये स्टेटस है। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी दे आर गोइंग अहेड, दे आर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, जो जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उनके स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड कर रही है और उसके बेसिस पे मूव अहेड कर रही है। वी हैव टू वॉच एंड सी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। अब आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिल्ली पुलिस ने 28th ऑफ दिस मंथ 28th ऑफ मई प्रोटेस्टर्स को जो रेसलिंग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उस साइट से हटाया गया था और उनको भर भर के बस में जेल में डाला गया था, डिटेन किया गया था, नॉट जेल में डाला गया था एग्जैक्टली। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि किसी को भी देखकर उनका खून खोल जाएगा कि भाई हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। बट यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली है कि ये खिलाड़ी जो हैं, इन्होंने जाकर प्रोटेस्ट साइट पे बैठे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये बोला कि हम जो है जो न्यू पार्लियामेंट है वहां तक जाना चाहते हैं। अब आप ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में जब ऐसा कुछ हुआ था तो क्या लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो गया था। सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती थी। जिस चीज की आपकी परमिशन नहीं है आप वो नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया था और उनको उस प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया था। आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे तो आपको ये एक्शन फेस करने पड़ेंगे। एक और चीज है, अभी रिसेंटली रेसलर्स ने बोला है कि हम अपने मेडल्स जो हैं वो गंगा में बहाना चाहते हैं। वी वांट टू पुट इट इन गंगा, क्योंकि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है? जो भी मेडल है वो आपके नहीं है। जो मेडल होता है वो देश का होता है। जितना भी इन्वेस्टमेंट इन रेसलर्स के ऊपर किया जाता है वो टैक्स पेयर्स के पैसों से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रेसलर्स को इंटरनेशनल कोचेस वगैरह सब मिलते हैं तो इनको फ्री में मिल रहा है कुछ भी। नहीं, हम सबका पैसा उसमें लगा होता है और ये मेडल्स हमारे देश के हैं। उसके बाद जो इनको नौकरियां और एडवर्टीजमेंट प्रमोशन सब मिलता है वो सब अलग। तो ये बोल देना कि हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही गलत एक्शन है और ये नहीं करना चाहिए। लकीली अभी तक उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया है, बट दे शुड नॉट गो अहेड विद दिस, क्योंकि वो मेडल ही उन्हीं के नहीं है, वो मेडल हमारे पूरे देश के लिए हैं और आप उस तरीके से किसी मेडल को इस तरीके से आप बहा नहीं सकते हैं। इसके साथ अब ये कुछ लोगों का कहना है कि इन रेसलर्स का जो है अब करियर खत्म हो चुका है। उनका ये कहना है कि अगर बृजभूषण नहीं हटते हैं, वैसे तो उनका टेन्योर ओवर हो रहा है, लेकिन अगर उनके बेटे बन जाते हैं देन ऑल्सो इन रेसलर्स के अगेंस्ट पार्टीसन बिहेवियर होगा और इनका अब करियर खत्म हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन है उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी पार्टीजनशिप नहीं हो। बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं कि जब भी ट्रायल्स हो रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग रखी जाए और कोई नॉन पार्टीसन पर्सन को वहाँ पर एज अ रेफरी रख दे, मेक श्योर कि हाँ हमारे जो प्रोटेस्ट करने रेसलर्स आए थे उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये रेसलिंग है, यहाँ पे पॉलिटिशियंस का क्या काम है? मतलब पॉलिटिशियंस क्यों आ जाते हैं भाई इन पोजीशंस पर बैठने के लिए? ये बात जय शाह के लिए बोली जाती है, जो अमित शाह के बेटे हैं, क्योंकि वो बीसीसीआई के चेयरमैन है। फिर आप कहीं सी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, आप देखिए पॉलिटिशियंस बैठे हैं। देखिए आप इस पॉइंट को अगर आप जो जॉब है रेसलिंग फेडरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पोर्ट्समैन वाली जॉब, इसको अगर सेग्रीगेट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की बात होती है तब हमें हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है कि हमें पॉलिटिशियंस की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी परमिशंस होती हैं, जैसे कि आपको किसी वेन्यू पर इवेंट कराना है, वहाँ पर परमिशन लेनी है, सिक्योरिटी अरेंज करनी है, स्पॉन्सरशिप। अगर आपने कभी कॉलेज, आपको पता होगा कि एक स्पॉन्सर लाने में पसीने छूट जाते हैं, अनटिल लास्ट में आप यही करते हैं कि भाई कोई कॉन्टैक्ट है तो इन पॉलिटिशियंस के पास कॉन्टैक्ट होता है। फिर सरकार के पास से वो पैसा डिस्पर्स करवाना, ये सब काम ये पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। यहाँ पर एक ड्यू क्रेडिट हमें बृजभूषण जी का देना चाहिए कि उन्होंने 2013 से जो अब तक इन्होंने टेन्योर संभाला है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। रेसलिंग को ये नई हाइट्स पर लेके गए हैं।
इनके आने के बाद लगातार हमारे मेडल्स की टैली बढ़ी है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हो चाहे वो ओलंपिक्स में हो। तो उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी इनका इशू उठाया है और इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं और रेसलिंग को अक्रॉस द इंडिया अब जाना जाने लगा है। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है एंड वी शुड गिव हिम अ ड्यू रिस्पेक्ट इन दिस केस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिशियंस को अगर वो स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में है तो वहाँ पर स्मूथनेस आ जाती है, वो फ्लो ऑफ वर्क बहुत ईजी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ पुल्लेला गोपीचंद का। उन्होंने बैडमिंटन के एसोसिएशन का हेड बने थे, 1 महीने के अंदर वो छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनसे संभला ही नहीं। जब स्पोर्ट्समैन की बात होती है तो ऐसी पोजीशन जैसे कि आप किसी का कोच होना हो तो वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन को लाना चाहिए, जितने स्पोर्ट्समैन को ला सके, जितने अच्छी उनको सैलरी दे सके, ये सब करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन में इंडिया में जहाँ पर कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा परमिशंस वगैरह और बहुत सारा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, वहाँ पर अभी ये स्पोर्ट्समैन नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस कर सकते हैं और ये चीज़ सही चल रही है। आइडियल वे में एक स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए क्योंकि इन परमिशंस के लिए ज़्यादा टाइम हमें लगाना नहीं चाहिए, खुद मिलनी चाहिए। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है तो हमें उससे बेयर करना चाहिए और पॉलिटिशियंस अभी उन ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हैं तो वो सही है, पॉलिटिशियंस या कोई ब्यूरोक्रेट हो, मुझे लगता है कि सही है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में ये आती है कि इसका वे आउट क्या है। रेसलर्स एक तरफ बैठे हुए हैं कि नहीं हमें जो है बृजभूषण का अरेस्ट ही चाहिए। अच्छा, इन रेसलर्स का भी गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। पहले वो ये बोल रहे थे कि हमें उनके अगेंस्ट एक्शन चाहिए, फिर उन्होंने बोला कि एफआईआर होनी चाहिए, अब वो बोल रहे हैं कि अरेस्ट होना चाहिए। देखो, अरेस्ट करना तो एक लीगल प्रोसेस है ना, उस पर तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा तभी तो आप किसी को अरेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की से डिमांड कर सकते हैं कि कोई जज हो जो इस इन्वेस्टिगेशन को कोऑर्डिनेट करे। दूसरी तरफ जो बृजभूषण है उनको अब इस पोजीशन से हट जाना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि वो इस इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, साथ साथ इनजस्टिस भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने इस प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और ये एक्चुअल में उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि ये जो रेसलर्स है इनका करियर खत्म है। तो बुली टाइप के आदमी है तो खुलकर अपना जो भी बोलना होता है बोल देते हैं। तो टू मेक श्योर कि उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो और स्पोर्ट्स आगे बढ़े, हम और मेडल्स लेकर आए, उसके लिए हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो इंडिपेंडेंट तरीके से हो और रेसलर्स को पूरा सपोर्ट मिले। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो फियर फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर उनको काम करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ इस टॉपिक पे मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या आपको लगता है कि मेरे कोई फैक्ट गलत है या मेरे कोई रीज़न गलत है, तो डू मेंशन इन द कमेंट। आई विल बी हैप्पी टू रिसीव योर फीडबैक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।